नमस्कार, स्वागत है आपका। राजस्थान प्राइम की करेंगे शुरुआत। डीडवाना से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस कर्मियों को धमकी देने वाला बजरी कारोबारी गिरफ्तार कर लिया गया है। 12 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। कारोबारी ने डंपर रोकने पर पुलिसकर्मी को धमकाया था। पुलिसकर्मी को डंपर से कुचलने की धमकी दी गई थी। वीडियो में पुलिस को घूस देने का आरोप लगा। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। 12 घंटे के अंदर इस आरोपी को पकड़ लिया गया जिसने पुलिस कर्मियों को धमकी दी थी। ये बजरी कारोबारी जिसको 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया है। कारोबारी ने डंपर रोकने पर पुलिस कर्मियों को धमकाया था। जहीर अब्बास उस्मानी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। उनका रुख करते हैं। जहीर, क्या अपडेट है पूरी खबर पे? क्या प्रकरण था और कैसे गिरफ्त में आया ये आरोपी? कहां पकड़ा गया? जी राहुल, देखिए ये पूरा मामला है नवा थाना क्षेत्र का, जहाँ पर एक पुलिस कांस्टेबल बजरी माफिया को अवैध बजरी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हुए रोकता है और इसी दौरान बजरी का जो डंपर चालक है वह रुकता है और अपना रौब दिखाते हुए कहता है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपने मेरी गाड़ी के आगे आने की भी कोशिश की तो आपको कुचल दिया जाएगा। तो इतनी बड़ी बात उन्होंने जो बजरी माफिया है उसने कही है। इस करीब 6 मिनट का एक वीडियो भी इसी दौरान वायरल हुआ है, जिसमें बजरी माफिया ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम पुलिस थानों को मंथली देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पुलिस वालों को खुश भी रखते हैं। हालांकि एनडीटीवी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो इस वीडियो को वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस जिला पुलिस अधीक्षक जो डीडवाना के हैं, उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर जो बजरी माफिया है उसको गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ यहाँ पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। ये एक गिरफ्तारी तो एक अलग बात है, मगर जो बजरी माफिया है उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस अधिकारी के सामने ही वह अपने जो अवैध कारोबार है, बजरी का जो अवैध खनन है, उसका किस तरीके से गुणगान करते नजर आ रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, हम आपको कुचल देंगे। तो ये तमाम वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने संज्ञान लिया और बजरी जो कारोबारी है उसको गिरफ्तार फिलहाल कर लिया गया है। जी ठीक है पवन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। डीडवाना के बाद बात करते हैं अब जालौर की, जहां से अवैध बजरी परिवहन को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। यहां पर भी ऑपरेशन अखरोट के तहत एक डंपर और ट्रैक्टर जब्त कर लिया गया। अवैध बजरी परिवहन करते हुए 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। इनकी गिरफ्तारी हो गई है। जवाई नदी क्षेत्र से अवैध तरीके से लोग खनन कर रहे थे। बड़ी खबर आपको जालौर से बता रहे हैं, जहां पर अवैध बजरी परिवहन को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ऑपरेशन अखरोट के तहत एक डंपर और ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए। अवैध बजरी परिवहन करते हुए पुलिस ने इनको पकड़ा है। मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जवाई नदी क्षेत्र से अवैध तरीके से ये लोग खनन कर रहे थे। जालौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध बजरी परिवहन को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ऑपरेशन अखरोट के तहत एक डंपर और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। अवैध बजरी परिवहन करते हुए पुलिस ने इन्हें पकड़ा। मौके से 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जवाई नदी क्षेत्र से अवैध तरीके से ये लोग खनन कर रहे थे। भरत राजपुरोहित हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, उनका रुख करते हैं। जी भरत, क्या अपडेट है पूरी खबर पे? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, आहोर पुलिस थाने द्वारा अखरोट ऑपरेशन के तहत ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जो कि आहोर पुलिस थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव की जो जवाई नदी है वहां से डंपर सहित लोडर, उसके साथ ही 3 युवकों को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जो कि जालौर पुलिस द्वारा अवैध बजरी खनन को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है अखरोट के साथ। खबर आपको बता रहे हैं। ठीक है भरत, खबर आपको बता रहे हैं जालौर से, जहां पर ऑपरेशन अखरोट के तहत एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई के तहत 3 लोग को गिरफ्तार किया गया। बजरी परिवहन करते हुए पुलिस ने इन तीनों को पकड़ा है। ऑपरेशन अखरोट के तहत एक डंपर और एक ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया गया है। तो बजरी माफियाओं के प्रति पुलिस इस वक्त सख्त दिखाई दे रही है और बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई जालौर में। बढ़ते हैं आगे। बात राजधानी की करते हैं, जहां पर आईफा अवार्ड 2025 समारोह होने वाला है। लेकिन उससे पहले भारतीय सिनेमा को लेकर बातचीत में महिलाओं की भूमिका पर बातचीत हुई है। माधुरी दीक्षित और गुनीत मोंगा बातचीत कर रहे हैं।
standing up and speaking for herself. And that's the kind of message I'd like to give to the people. And that is one of my memorable films for me. Amazing. And then, of course, the subject of social media. So you've seen a time in the industry and the business of cinema where social media didn't exist. And today, for many of the young actresses, their career is often led by their social media. How have you felt about that? What have you done to adapt to that? Or how do you think that differs in their career development as a girl? Well, I think, when I was working initially, films were the mainstay. That was a form of entertainment. There was nothing else. There were films, or you go out and you eat with your family, or watching films was one of the mainstays of entertainment. But today you have so many other, venues, like you have the OTT, you have the social media, you have Insta, you have Twitter. There's so many things that are at your fingertips, and you can get your, entertainment from. I think today they are not only movie stars. They're stars in every other. There are Twitter stars, there are Insta stars, there are YouTube stars, and so I think it's become huge. I mean, it's become like, it's not just one mainstay. It's like you have so many different things, and you have stars from every different, entertainment arm, you could say. And so I think in today's day and age, yes, you can be a social media star as well, where what you think, what you feel, your daily life, your thoughts, come into play, and you can influence people by all that. And I think I basically use my social media to do that. If I have something to say, if I have to clear up something, or I have something to say, I say it on Twitter or on my social media, or I just have fun with it, making reels. And so, I think I have adopted the social media as well into my, and made it my own. Okay. I was just going to say, I think it's about enjoying yourself, whether it's your real life or real life, as they say. So I'm sure. You also are someone who transitioned from an acting career into producing, obviously, which is a very different realm, which Guneet will shortly share as well, what that meant. How was that transition, and what was the decision behind this? Well, I think because I've been in front of the camera all this time, there is, something that you would like to tell the audience, or you want your film to say to the audience. And I thought, as a producer, I would have that control. उधर भीलवाड़ा में दरिंदगी का शिकार हुई रेप पीड़ित युवती ने अपना वीडियो जारी कर दर्द बयां किया है। वीडियो में पीड़ित ड्यूटी में पुलिस प्रशासन से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करती हुई दिखाई देती है। उसने बताया कि उसकी सहेली ने ही उसे इस पूरे जाल में फंसाया और अपने भाई से दुष्कर्म करवाया। शाइना मेरी फ्रेंड थी, उसने मेरे को ना अशरफ लालन नाम के लड़के से मिलाया था, वो उसका भाई था, और इन्होंने मेरे को ना नशीली पदार्थ पिलाकर मेरे साथ ना अश्लील फोटोज खींची। हैवानियत की ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाए, आपका गुस्सा उबाल पर आ जाए। भला दोस्त जिस पर आंख मूंद कर ये पीड़ित युवती भरोसा करती थी, उसने इसकी जिंदगी तबाह कर दी। जी हाँ, भीलवाड़ा में हुए जघन्य गैंगरेप कांड की पूरी कहानी पीड़ित युवती की जुबानी सुनिए। कैसे उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार की गई और उसको किसी खाने की वस्तु की तरह आपस में बांटा, और एक बार नहीं बल्कि बार बार उसके साथ दरिंदगी की, और ये सिलसिला साल भर तक चलता रहा। शाइना मेरी फ्रेंड थी, उसने मेरे को ना अशरफ लालन नाम के लड़के से मिलाया था, वो उसका भाई था, और इन्होंने मेरे को ना नशीली पदार्थ पिलाकर मेरे साथ ना अश्लील फोटोज खींची और मेरा बलात्कार किया, और ना मेरे को ब्लैकमेल करने लग गई कि ना अगर तूने ये बात किसी को भी बताई ना तो तेरी फोटोज और वीडियोस वायरल कर देंगे और तेरे घर वालों को ना जान से खत्म कर देंगे अगर तूने ये बात किसी को भी बताई तो। ये लोग मेरे को धमकियाँ देते रहे, और ना थोड़ा टाइम बाद ना मेरे को इन लोगों ने शानवीर से भी मेरा ना बलात्कार करवाया, और उसने मेरे को धमकियाँ दी थी कि ना किसी को ये बात बताई तो ना देगा तेरी फोटो और वीडियो वायरल कर दूंगा, और ना तेरे घर वालों को भी जान से खत्म कर दूंगा।
घटना मार्च 2024 की है, जब युवती की दोस्त ने युवती को अपने भाई से मिलाया। इसके बाद युवक ने उसे नशीला पदार्थ पिलाया और उसके साथ रेप किया। रेप का अश्लील वीडियो भी बना लिया। वीडियो के बाद उसे ब्लैकमेल किया जाने लगा। इन फोटो वीडियो को युवक ने अपने दोस्तों को शेयर कर दिया। उसके बाद दोस्तों ने भी ब्लैकमेल कर उसका रेप किया। यह सिलसिला पूरे 1 साल तक चलता रहा। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें आरोपी कैफे चलाने का काम करता है। वहीं पीड़िता ने अपनी आपबीती के जरिए जहां बाकी लड़कियों से लव जिहाद से दूर रहने की अपील की है, तो वहीं आरोपियों के लिए फांसी की मांग भी की है। मुझे मेरे को परेशान करता था, वो मेरे को ब्लैकमेल करता था कि ना तेरे दोस्तों से मेरी बात करा या तेरे किसी भी दोस्त से मेरी फ्रेंडशिप करा। इन्होंने ना मेरी फोन में जो लड़कियों के आइडिया लेते थे उनसे बात करते थे। इनका बहुत बड़ा सर्किल है, ये लोग बात करते ही होंगे। जितने भी समाज की लड़कियां और महिला हैं वो सब वरना मुसलमानों से दूर रहे और कोई भी लड़की ना किसी भी मुसलमान लड़की से बात ना करे। उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि पीड़िता की पुकार कानून कितना सुनता है और समाज के इन दरिंदों को क्या सजा सुनाई जाती है। लेकिन ये मामला देश की बाकी लड़कियों और युवतियों के लिए आंख खोलने वाला है कि आंख मूंद कर किसी पर भरोसा मत करो। साथ ही जिस तरह से लगातार ब्लैकमेलिंग के आड़ में शारीरिक शोषण के मामले सामने आ रही हैं, ऐसे में जरूरत है जड़ पर हमला करने की, यानी ऐसे अराजक तत्वों को सही सबक सिखाने की, ताकि ऐसी हरकतें करने से पहले दरिंदे 100 बार सोचें। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान। जयपुर सहित राजस्थान के 3 शहरों में शुक्रवार सुबह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की। ये कार्रवाई कॉर्पोरेट बिल्डर और कार्गो सर्विस फर्म से जुड़े जयपुर के 3 बिजनेसमैन के 22 ठिकानों पर की गई। राजस्थान में इनकम टैक्स विभाग लगातार एक्शन में दिख रहा है और टैक्स चोरों पर शिकंजा कसने में लगा है। इसी कड़ी में राजधानी जयपुर समेत राजस्थान के 3 शहरों में एक साथ शुक्रवार सुबह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की। ये कार्रवाई कॉर्पोरेट बिल्डर और कार्गो सर्विस फर्म से जुड़े जयपुर के 3 बिजनेसमैन के 22 ठिकानों पर की गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें जयपुर, लालसोट और बहरोड में सर्च करती नजर आई। राजस्थान में आज इनकम टैक्स और ईडी की अलग अलग जगहों पर कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जहां राजस्थान में 22 ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है, वहीं ईडी की टीमें भी अजमेर, जयपुर और उदयपुर में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर रही हैं। ये कार्रवाई 3 अलग अलग फर्मों पर की गई। आशादीप बिल्डर्स, प्रेम कार्गो लॉजिस्टिक और पर्शियन कॉर्पोरेट से जुड़े 22 ठिकानों पर रेड डाली गई। इनकम टैक्स की टीमों ने बिजनेसमैन अनिल गुप्ता, अशोक पाटनी और शब्बीर खान के ठिकानों पर सर्च किया। ब्रह्मपुरी, बजाज नगर, बापू नगर में स्थित आवासों पर भी सर्चिंग की गई। आईटी विभाग की माने तो तीनों ग्रुपों से जुड़े बिजनेसमैन लंबे समय से टैक्स चोरी कर रहे हैं। आईटी की अन्वेषण टीम जांच के बाद रेड की कार्रवाई को अंजाम देती है। जांच में ये भी सामने आया कि तीनों ग्रुप आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आयकर विभाग की माने तो कार्रवाई में बेनामी संपत्ति से संबंधित डॉक्यूमेंट, कैश और बैंक लॉकर की जानकारी मिली है, जिसका सत्यापन भी किया जा रहा है। इनकम टैक्स विभाग ने इस छापेमारी में करोड़ों रुपए के इनकम टैक्स चोरी का खुलासा होने की संभावना भी जताई है। फिलहाल विभाग सभी की जांच में लगा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा सकती है। जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आ रहा है, पूरा देश रंगों के उत्सव में डूबने की तैयारी कर रहा है। जयपुर में एक मुस्लिम परिवार एक अनूठी परंपरा को जीवित रखने में व्यस्त है, गुलाल गोटा बनाना। ये लाख से बनी छोटी गोलाकार गेंदें होती हैं जो सूखे रंगों से भरी होती हैं। होली के उत्सव में एक खास रंग भरती हैं। जमीर अहमद का परिवार 7 पीढ़ियों से गुलाल गोटा बनाता है। होली के त्योहार से पहले राजस्थान के जयपुर में एक मुस्लिम परिवार गुलाल गोटा की मांग को पूरा करने में व्यस्त है। गुलाल गोटा लाख से बनी छोटी गोल आकार की हल्की और सजावटी गेंद होती है। इसमें सूखा रंग भरा होता है। जमीर अहमद का परिवार 7 पीढ़ियों से गुलाल गोटा बनाने का काम करता आया है। वे बताते हैं कि ये परंपरा तब से शुरू हुई जब राजाओं ने स्थानीय कारीगरों से होली के त्योहार के लिए कुछ विशेष और अनोखा बनाने का अनुरोध किया था। गुलाल गोटे की शुरुआत हमारे पुरखों से, बड़ों से हुई
जो पहले क्या था, राजा महाराजा होली खेलते थे, तो उन्होंने बोला हमारे को एक नई चीज़ बनाओ जिससे हम जनता के साथ, पब्लिक के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखें। इसलिए हमारे जो बड़कों ने गुलाल गोटे का आगाज बनाया। लाख के उत्पाद बनाने में माहिर मनिहारों के परिवार और कारीगर जिस जगह पर रहते हैं, उस सड़क का नाम उनके शिल्प पर रखा गया है। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह जिन्होंने जयपुर को बसाया है, वो कला प्रेमी थे। जो जैसा वर्क करता था ना, उसको उसी हिसाब से उन्होंने जो है यहाँ पे स्ट्रीट दी, गली दी, मोहल्ला दिया। पन्नीगर है, कोई पन्नी का काम करता तो पन्नीगरों का मोहल्ला दिया। इसी तरीके से लाख की चूड़ी बनाने वाले मनिहार कहलाते हैं। जो चूड़ी का काम करता है मनिहार कहलाता है। तो ये रास्ता हमारे ही नाम से, और 297 साल पुराना जब से जयपुर बसा है, जब से ये मनिहारों का रास्ता जो है स्थित है यहाँ पे। और यहाँ लाख की चूड़ियाँ, लाख के गुलाल गोटे जब से बनाए जाते हैं। जयपुर में पारंपरिक रूप से बनने वाले गुलाल गोटा देश भर के बाजारों में पहुंचते हैं। इसे बनाने के काम में जुटे लोगों के मुताबिक होली के दौरान उनके उत्पाद भारत के अलग अलग हिस्सों में भेजे जाते हैं। गुलाल गोटा बनाने के लिए हम पहले चपड़ी लेते हैं और चपड़ी में कलर मिक्स करते हैं और फिर उस चपड़ी को गर्म करके फूकने की सहायता से हम उसको फुलाते हैं। और फुलाने के बाद उसमें हम अरारोट की सेंटेड गुलाल भरते हैं, जिससे कोई एलर्जी नहीं होती है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसको भरने के बाद हम उसको सील पैक कर देते हैं और इसको जैसे गुब्बारे से होली खेली जाती है, सेम इसी प्रकार गुलाल गोटे से होली खेली जाती है। ऑर्डर तो पूरी दुनिया भर से आ रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे यहाँ ही ये गुलाल गोटा बनाया जाता है। सिर्फ मनिहारों के रास्ते में ही गुलाल गोटा बनता है। देश भर में इस साल होली 14 मार्च को मनाई जाएगी। राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर की महिलाओं को कितना मिला है सरकार की योजनाओं का लाभ, कैसे उससे उनका जीवन बदला, मोदी राज में क्या आए उनके जीवन में बदलाव, देखिए जरा। बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए और देश के लिए बहुत हित में है, जैसे कि उज्ज्वला योजना। किस प्रकार से उज्ज्वला योजना का हर तबके तक सहयोग मिल रहा है, हर तबके तक उसका फ़ायदा मिल रहा है और हर वर्ग को उस योजना के बारे में मोदी जी ने इतना प्रचार किया है और पहुंचाने का प्रयास किया है। तो मोदी जी की इस योजना के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे उन्हें, और उनके इन कार्यों में हम बहुत सहयोग की अपेक्षा हम अपनी तरफ से भी करते हैं, ताकि उनका इस देश के विकास का जो सपना है वो पूरा हो सके। मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, झांसी वाली रानी किसी से डर नहीं सकती, कोई भी असंभव नहीं है। ये सब कहावतें तो पुरानी है, लेकिन जो अब मोदी जी की जो अभी वाली योजनाएं चली है, इन सब को अगर कार्यान्वित करना है तो आज की नारी किसी से कम नहीं है। ये सब जो योजनाएं चल रही है तो हमने सब पुरानी कहावतों को यथार्थ किया है। आज हम भी आसमान छू सकती है, हम भी ऊंची उड़ान भर सकती है। महिलाएं आज हमारी संसद में पहुंच रही, बहुत बड़े बड़े पदों पर। आज हमारी एक महिला अपने ना राष्ट्रपति है, तो अपने मोदी जी ने जो ये कार्य किया वो बहुत सराहनीय कदम है। और हम ये चाहते हैं कि महिलाओं के लिए और अपने है ना मोदी जी अपना ऐसा प्रयास करके जिससे महिलाओं का और उत्थान हो, और अपने मेडिकल्स के अंदर, IT के अंदर महिलाओं को आरक्षण मिले, ताकि वो भी अपनी प्रतिभाओं को सामने दिखा सके। मोदी जी द्वारा महिलाओं के लिए कई ऐसी सुविधाएं चलाई गई है जिनमें महिलाओं को बहुत लाभ मिल रहा है। महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही है। मोदी जी का ये स्टेप हम महिलाओं के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। और अब आपको मिलाते हैं राजस्थान की अंजला से, जिसके सपने को पूरा करने में शादी रुकावट नहीं बन पाई। थाईलैंड के पटाया देश का झंडा गाड़ दिया। वहां पे उन्होंने क्या किया, अंजला ने, रिपोर्ट देखिए। कहते हैं सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। इसका जीता जागता उदाहरण राजस्थान के बीकानेर की रहने वाली एंजिला स्वामी है। एंजिला 2 बेटियों की मां है। उन्होंने हाल ही में थाईलैंड के पटाया में आयोजित एक प्रतियोगिता में मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। एंजिला स्वामी ने शादी के 2 दशक बाद ये सफलता हासिल की है। अपनी इस कामयाबी का श्रेय वो अपने परिवार को देती हैं। मैंने अभी मिसेस यूनिवर्स का टाइटल विन किया। इससे पहले मैंने मिसेस इंडिया और ग्लोबल का टाइटल भी विन किया था लास्ट ईयर। और मेरी ये जो पूरी जर्नी है, इसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है या सपोर्ट है वो मेरे हस्बैंड हैं, मेरी दोनों डॉटर्स हैं, मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स, मेरे इन-लॉज हैं। मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मैं ब्यूटी पेजेंट में या मॉडलिंग करूं, एक्टिंग करूं। तो
किसी न किसी रीजन से नहीं हो पाता। पहले स्टडी थी, देन शादी, किड्स, और नहीं कर पाई। एंजिला की इस उपलब्धि से उनका परिवार भी बेहद खुश है। मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है कि मेरी बहू ने मिसेज यूनिवर्स का जो खिताब जीता है, तो हमने कभी भी बहू या बेटी में कोई भी फर्क नहीं रखा। मेरी बहू है जो अभी तो उसने मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीता है। उससे पहले मिसेज इंडिया का खिताब जीता था। और शुरू से जब से हमारे घर भी 21 साल हो गए, करीब 21 साल होने वाले हैं, तो शादी करके आई तब से हमने उसको पूरा सपोर्ट किया। कभी रखा नहीं बहू की तरह, बेटी की तरह रखा। एंजिला की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति से उनके रिश्तेदार भी गदगद हैं। वो बताते हैं कि उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें काफी गर्व है। ये पढ़े बीकानेर का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नाम रोशन किया इसने, और भारत का भी नाम रोशन किया। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे परिवार की है, मेरे रिश्तेदार की है और मेरे बीकानेर की है, तो बड़ा नाम रोशन हुआ इसका, बीकानेर का भी। राजस्थान के बीकानेर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक एंजिला स्वामी का सफर ऐसे नौजवानों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने का जुनून रखते हैं। उनका ये गौरव साबित करता है कि दृढ़ संकल्प और परिवार के सहयोग से हर सपना सच हो सकता है। यूपी के मथुरा के कारीगर होलिका की मूर्तियां बनाने में व्यस्त हैं। छोटी होली पर पूजा के बाद अग्नि में जलाने की परंपरा है। इसको लेकर रिपोर्ट देखिए। दिल्ली, आगरा, पंजाब, कलकत्ता, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, मैनपुरी, एटावा, शकोवाबाद, फिरोजाबाद, पूरी दुनिया में होती है। पूरी दुनिया यहाँ का व्यापारी आता है, देखता है, वो ले जाता है अपने घर की होली, अपने मोहल्ले की होली अच्छी मनाते हैं। कहते हैं भक्त प्रहलाद हमारे आए, हमारे घर में भी ऐसे ही भक्त प्रहलाद आए। रामकिशोर कस्बों, शहरों और राज्यों के नाम इतनी सहजता से बता देते हैं जैसे कोई वेटर किसी रेस्तरां का मेन्यू बताता है। उत्तर प्रदेश की मथुरा में किशोर और उनके जैसे कारीगर देवी देवताओं की मूर्ति बनाते रहे हैं। ये कला उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है। जैसे जैसे होली का त्योहार करीब आता है, ये कारीगर होलिका और प्रहलाद की मूर्तियां बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। छोटी होली पर होलिका दहन में होलिका की मूर्ति को आग के हवाले किया जाता है। ये मैं होलिका माता तैयार कर रही हूँ और इनको अच्छी तरीके से सजाना होता है, दुल्हन की तरह तैयार करना होता है। और इन्होंने गलत का साथ दिया था, इसीलिए इनको होली के दिन दहन किया जाता है। होलिका दहन वाले दिन जलाया जाता है। बुरा तो लगता ही है जब मेहनत, लेकिन जो उन्होंने किया ये उसका फल है। ये होलिका की भक्त प्रहलाद की मूर्तियां तैयार हो रही हैं और हम दीपावली से इनको बनाने में लगते हैं। इनसे ही हमारा साल भर का कारोबार खान पीन निकलता है। और ये भक्त प्रहलाद है और ये होलिका मैया है। और जब जलती हैं तो थोड़ा दुख भी होता है। दुख में होता है सक श्रृंगार करा सजाया हुआ देवी जल रही है, पर बुराई थी। सुख यूं होता है कि पर पूर्व दिनों से सुनते आ रहे हैं कि होलिका एक बुराई थी, राक्षसनी थी और इनको हमारे भक्त प्रहलाद के जान लेने का इन्होंने प्रयत्न किया था। भक्त प्रहलाद अग्नि से निकल के आए थे, शुद्ध बिल्कुल साहब वो भक्त प्रहलाद थे। ये कारीगर हर होली पर पूरी लगन के साथ इन खास मूर्तियों को बनाते दिखते हैं। वे इस परंपरा को पीढ़ियों से निभाते चले आ रहे हैं। होली का इंतजार 6 महीने तक रहता है, उसके बाद दिवाली का काम चालू हो जाता है। अच्छा, किस तरीके से तैयार क्या क्या बनाते हैं, बताइए इसकी मूर्ति। जो मिट्टी से बनती है, कागज से बनती है, गोंद से बनती है। होलिका दहन की कथा पाप और धर्म की विजय का प्रतीक है। हिंदू पुराणों के मुताबिक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस राजा अपने बेटे प्रहलाद को मारना चाहता था, क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। घमंडी और अहंकारी राजा चाहता था कि उसका बेटा उसकी पूजा करे। ऐसा करने के लिए उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिससे वरदान मिला था कि आग उसे जला नहीं सकती। होलिका प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर धधकती आग में बैठ गई। उसे उम्मीद थी कि प्रहलाद मर जाएगा, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया, इसलिए होलिका जल गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बच गए। मान्यता है कि तब से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर सदियों से हर साल होलिका दहन किया जाता है। होली का त्योहार इस साल 14 मार्च को मनाया जाएगा। होलिका दहन एक दिन पहले यानी 13 मार्च को होगा। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अन्य सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए NTV राजस्थान। नमस्कार।